नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। मुजफ्फरपुर के जिला राजस्व अभिलेखागार में नकल देने के एवज में पैसा मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में लिपिक सुशील कुमार और परिचारी अनीता देवी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने मंगलवार को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। 15 मार्च को वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद दोनों के विरुद्ध 17 तारीख को नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। डेन न्यूज वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही को लेकर निलंबन की कार्रवाई हुई है। समझिए किनको पुर्जा दिए? पुर्जा परसुए बड़ा बाबू को दिए थे। बोले कि 1 बजे आओ मिलेगा। 1 बजे के बाद 3 बजे तक आए लेकर नहीं निकला हुआ था। देखा जाए जो बता देना अशोक कुमार विनोद बिहारी मिश्रा अरे ये रखिए ना भाई। अरे उनसे और वो मैं ले जाके चले मुझे सर लाख लाख हम तो देना ना पड़ता वो मना पड़ेगा टका काम करेगा हो ना लाइन देते हैं। अरे ये किसका ये ना तो और है पैसा लगता है दे रहे हो ना ₹100 लेता फोटो करता है से लेता नहीं जानते तो क्या बोलते हम तो ज्यादा मांगते हैं। यहाँ हल्ला करते रहते हो फिर फोटो करेंगे तो 50, 100, 500 वाला फोटो करेगा। हम लोग फिल्म में कहाँ से करेंगे? हाँ सुनिए कहाँ है निकालेगा टिकट है आपका बना देंगे। सब चकबंदी हो तो हाँ चकबंदी तो सकरा में लगले कितना देगा? सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली थी। उसके बाद जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं उन्होंने उसको जांच किया और उसमें पाया कि सत्यता है प्रथम दृष्टया। उसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई उन दोनों कर्मियों के विरुद्ध और प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद स्थापना शाखा को रिपोर्ट सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने उपलब्ध कराया है और उसके आलोक में दोनों कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है। अभी हम लोग आरोप पत्र गठित करके विभागीय कार्रवाई शुरू करेंगे और हम लोग अगले कुछ दिनों में विभागीय कार्रवाई को समाप्त करके जो भी उनके ऊपर दंड होगा वो दंड अधिरोपित किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई जो एफआईआर दर्ज करने के बाद होता है वो पुलिस की जांच और उसकी आगे की कार्रवाई जो है वो माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनिश्चित कराई। मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड धर्मशाला चौक के पास सड़क के बीचों बीच बन रहे कलवर्ट के कारण मंगलवार को पूरे दिन इलाके के लोग और राहगीर परेशान रहे। मिट्टी खुदाई कर रोड पर रखे मिट्टी के कारण उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कलवर्ट का निर्माण कराकर स्टेशन रोड के दोनों तरफ बने नाले को जोड़ा जा रहा है ताकि इस्लामपुर, धर्मशाला चौक, मोती झील इलाके में जमा होने वाला बरसात का पानी आसानी से कटी पुल रेलवे ट्रैक के नीचे से होते हुए छाता चौक फर्दो आउटलेट में गिर सके। प्री कॉस्ट कलवर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। एजेंसी 15 दिनों के लिए रोड ब्लॉक किए हुए है, जबकि नगर आयुक्त सह एमडी नवीन कुमार की तरफ से 3 से 4 दिनों के भीतर इसे पूरा करने को कहा गया है। आँख से दिखाई नहीं पड़ता है रोड पर। इस सरकार को पानी नहीं पड़ाना और ढंगर काम नहीं करवा सकता। एक दिन में कितना से कितना काम हो जाता है। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था सर। 12 घंटा में इरकॉन वाला के पूरा रोड ढाल देता था। ये इतना सा नाला सरकार नहीं बनवा सकता। क्या मिल लगता है यहाँ पर? बहुत। कल 1.5 घंटा में पंखा टोली पहुँचे हैं। बीमारी का भी खतरा है। भूल का होगा नहीं, अल्सर बीमारी नहीं होगा।
ये कंटिन्यू 3 दिन से इस जगह पे सड़क को खोद के नाला निर्माण के नाम पर चारों तरफ मिट्टी का ढेर जमा कर दिया और चारों तरफ यहाँ धूल ही धूल उड़ रहा है। और 3 दिन से जो यहाँ जाम की जो स्थिति है, रेलवे स्टेशन पे जो जाने वाले यात्री है उनकी कितने को ट्रेन छूट गई, बगल में कलेक्ट्रेट है, अस्पताल है, जुड़न छापर जाने का रास्ता है, लोग यहाँ घंटों यहाँ फंस रहे हैं। और धूल जो है इतनी ज़्यादा है कि अगर ये स्थिति 3-4 दिन अगर और रह गई तो निश्चित है कि यहाँ दमा की बीमारी हो जाएगी। स्प्रिंकलर चल रहा है जी नहीं, कुछ नहीं, ना नगर निगम की तरफ से ना स्मार्ट सिटी की तरफ से। बीमारी का भी डर है, स्वाभाविक है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य का भारत की राष्ट्रीय एकता में अवदान विषय पर मंगलवार को मुजफ्फरपुर के आरबीबीएम कॉलेज में 1 दिवसीय संगोष्ठी सह व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र राय ने किया। इस दौरान कुलपति ने कॉलेज के कंप्यूटर लैब का भी उद्घाटन किया। कुलपति ने विषय की सार्थकता पर प्रकाश डाला और छात्रों से राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने अपने 32 वर्षों के जीवन में राष्ट्र के लिए जो किया वो 3200 वर्षों में कोई नहीं कर सका। मुख्य वक्ता पूर्व कुलपति रिपुसूदन प्रसाद श्रीवास्तव ने शंकर के विचार को भारतीय चिंतन धारा का शीर्षक बताया। उन्होंने संस्कृत को राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा बताया। विशिष्ट वक्ता अमरनाथ झा ने राष्ट्रीय एकता के लिए अभेद दृष्टि को महत्वपूर्ण बताया कि शंकर का कहना था कि पाश्विक मनुष्य से बौद्धिक मनुष्य और बौद्धिक मनुष्य से आध्यात्मिक मनुष्य बनने के लिए साधना और तप की आवश्यकता है। राजीव कुमार, रेणुबाला, अनिमा कुमारी, विजय कुमार, पायोला, अनुराधा सहित कई अन्य शिक्षक एवं विद्वत्तजनों ने कार्यक्रम में शिरकत की। आज रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में हमारे एक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन था, जो छात्राओं के लिए आज से शुरू किया गया है। 16 कंप्यूटर्स है उसमें और एक बार में 32 छात्राओं को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ जो पीजी शुरू हुआ है उसमें यह कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य की गई है, सभी बच्चियों को सीखना है। और उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो डॉक्टर नुपुर वर्मा को बनाया गया है। और आज का जो एक मुख्य कार्यक्रम था जिसमें हमारे वीसी उद्घाटनकर्ता के रूप में दिनेश चंद्र राय जी, प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय जी पधारे थे, वह था शंकराचार्य पर राष्ट्रीय भाषा समिति की ओर से एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था। जगत गुरु शंकराचार्य के राष्ट्रीय एकता में अवदान इस विषय पर था, जिसपे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव जी आए थे। और इसके अलावा विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर अमरनाथ झा, पूर्व अध्यक्ष मिथिला विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग, वो आए थे। और विशिष्ट वक्ता के ही रूप में डॉक्टर राजीव कुमार, जो एलएस कॉलेज में फिलॉसफी के एचओडी हैं, वो आए थे। और हमारे कुलपति ने इस मौके पर ये एक बड़ी मार्केबल बात कही कि जो काम शंकराचार्य ने 32 वर्षों में कर दिया वो 3200 सालों में नहीं कोई कर पाता है। तो बड़ी ही अच्छी बात थी। और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर रेणुवाला, फिलॉसफी डिपार्टमेंट की यहाँ अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया। और संचालन डॉक्टर रेणुवाला का था। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनिमा का था। और उन्होंने वाइस चांसलर महोदय ने छात्राओं को, जिन्होंने रंगोली बनाया था, एक प्रतियोगिता हुई थी, उसके लिए पुरस्कृत भी किया। बिहार विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन बोर्ड की पहली बैठक मंगलवार को कुलपति दिनेश चंद्र राय की अध्यक्षता में की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अब से छात्रों को मूल प्रमाण पत्र के साथ डिजिटल डिग्री भी दी जाएगी। ऐसे में अब बिहार विश्वविद्यालय के छात्रों को कोर्स पूरा करने के बाद डिग्री के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय कोर्स पूरा होने के बाद डिग्री तैयार कर डिजी लॉकर में अपलोड कर देगा। परीक्षा विभाग छात्रों को पासवर्ड देगा, जिसके माध्यम से वे डिजी लॉकर से अपनी डिग्री की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे। आज की बैठक में एग्जामिनेशन बोर्ड की पहली बैठक हुई सर के समक्ष, और उसमें पिछले जो एजेंडा थे वो सारे एजेंडाओं को अप्रूव किया गया। और स्पेशल एग्ज़ाम टीटीसी पार्ट 1 जो 22-25 है, उसके लिए स्पेशल एग्ज़ाम का हमने परमिशन सीख किया है। इसलिए स्पेशल एग्ज़ाम परमिशन सीख किया क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी पर ये परीक्षाएं चल रही है। और 22-25 का जो एग्ज़ाम हो रहा है
उसके जो बच्चे फेल कर जाएंगे या प्रमोट करेंगे या उस तरह के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए हमने स्पेशल एग्ज़ाम का परमिशन लिया है। दूसरा हमने लिया है कुछ स्टूडेंट्स RBBM की जो MDDM में परीक्षा देने गई थी लास्ट टाइम, उन लोगों को गलत ये हो जाने के कारण, मीन्स कंसेप्शन हो जाने के कारण वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे सकी थी हिंदी का। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी हमने परमिशन ले लिया है कि इस पर वो एग्ज़ाम में अपीयर करा के उनको भी क्लियर किया जाएगा। और हमने कुछ परमिशन हमने लिया है डिजी लॉकर्स डिग्री जो होगा अब हम लोग डिजी लॉकर्स में डालेंगे ताकि स्टूडेंट को तुरंत मिले, हार्ड कॉपी भी मिलेगी और डिजी लॉकर की डिग्री भी मिलेगी ताकि मोबाइल प्रूफ दिखा सकें, जहाँ पर भी रहेंगे वो अपना देखेंगे, वो ये काम करेंगे। नए छात्रों के लिए या नए छात्रों के लिए शुरू करेंगे। अब तो शुरुआत हमको करना होगा, अभी नए से ही करना होगा। हम कोशिश करेंगे कि पुराने पर भी लागू हो, लेकिन लगता नहीं है कि पुराना पर हम वो अभी फ्रेश जो होगा उसी से हम लागू करने में सुविधाजनक हो सकें। हाँ, अभी जो तुरंत पास आउट होगा ना, वो जब भी थर्ड उसी से हम स्टार्ट करेंगे, तब हमको डेटा डालने में सुविधा होगी। हार्ड कॉपी जो देंगे, हार्ड कॉपी कॉलेज को भेज देंगे, और डिजिटल तो तुरंत स्टूडेंट का पासवर्ड देंगे, वो जहाँ रहेगा वहीं से अपना डिजिटल देख लेगा या डाउनलोड करेगा, कर सकता है। हाँ, डिजिटल सुविधा, ताकि यहाँ पर करप्शन बंद, अब आप वहीं पर देखें, वहीं ठीक करें, आप ले लें। और चौथा हमने एग्जामिनेशन बोर्ड में हमने और कुछ निर्णय लिया है कि जो एग्ज़ाम्स हुए हैं नेमफिल वाले का, जो PhD वाला था पैट का, वो सारे एग्जामिनेशंस PhD का रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज़ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ही लेगा। अब DD से नहीं होगा, बल्कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से ही कंडक्ट कराया जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली और मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार 21 मार्च को कॉलेज परिसर में भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। प्राचार्य OP राय ने बताया कि इस तरह के आयोजन से भारतीयता को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इस तरह के आयोजन का विशेष महत्व है। कार्यक्रम के समन्वयक राजीव कुमार ने बताया कि भारतीय भाषा सम्मेलन में 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के विद्वान मौजूद रहेंगे। साथ ही बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं पर भी भाषाविदों का संबोधन होगा। भारतीय भाषा मंच के राष्ट्रीय संयोजक राजेश्वर ने बताया कि इस सम्मेलन में शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षाविद भाग लेंगे। इसके लिए पंजीकरण जरूरी है। सम्मेलन में भारतीय भाषा एवं संस्कृति परंपरा पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ होने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 21 तारीख को लंगर सिंह कॉलेज में शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली और लंगर सिंह कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में भाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 12 भाषा के देश भर के साहित्यकार यहाँ पधारेंगे, विचार विमर्श करेंगे, कैसे भाषा का, शिक्षा का और संस्कृति का समन्वय बैठाया जाए, किस प्रकार से देश में संस्कृति के साथ शिक्षा दिया जाए, संस्कृति को भी याद किया जाए। तो इसमें माननीय कुलपति यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय जी उद्घाटन करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में छपरा विश्वविद्यालय के JP यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर परमेंद्र वाजपेयी साहब पधारेंगे। वैसे तो वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और बहुत सारे यहाँ के भी बिहार विश्वविद्यालय के भी जो प्रोफेसर हैं वो सब भी इसमें विभिन्न भाषा के, भोजपुरी के हो, बंगला के हो, इंग्लिश के हो, उर्दू के हो, पर्शियन के हो, मैथिली के हो, सब लोगों का एक जगह बैठ के एक निकाला जाए जो पुरानी ग्लोरी देश का कैसे बनाया जाए और किस प्रकार से भाषा को इतना सरल और सुगम कैसे बनाया जाए। जैसे शब्दावली आयोग के द्वारा पहले डिक्शनरी तैयार किया जाता था इंग्लिश साइंटिफिक वर्ड का, उसी प्रकार से अब किताब ही कैसे क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध हो जिससे सर्वग्राह बन सके पुस्तक और बच्चे ज्ञान अर्जन करके देश का मान विश्व में बढ़ा सकें। साइंस का किताब हो उसको भी किस प्रकार से सरल भाषा में लिखी जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर इसमें साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी पराशर साहब हैं और विभिन्न विश्वविद्यालय के लोग, देश ही नहीं के लोग विभिन्न यूनिवर्सिटी से यहाँ विभिन्न राज्यों से पधारेंगे। यहाँ लगभग 300 शिक्षक भाषाविद यहाँ आएंगे। हम लोग चाहेंगे, शुभकामना देते हैं आप मीडिया के बंधु से ज़्यादा लोग इसमें से जुड़ें
और जिनमें जो क्षमता है वो क्षमता का निखार करें और यहाँ के भी शिक्षक किस प्रकार से बच्चे को गुणात्मक शिक्षा दे सकते हैं, कैसे उनको क्वालिटी रिसर्च करा सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत। इस क्षेत्र में बहुत कम रिसर्च शोध हुआ है, जो भाषा विज्ञान, भाषा को कैसे, जैसे चाइना है, बहुत सारा जापान है, ये सब अपने भाषा में किताब लिख के रिसर्च करके यहाँ तक आगे बढ़ गया। अभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख रहे हैं जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, तो जापानी, चाइनीज, तो इस ढंग का हम लोगों को भी सोचना होगा। हमारी जनसंख्या कितनी है, इसको भी किस प्रकार से, इस जनसंख्या विस्फोट को भी कैसे कमांड किया जाए और किस प्रकार से जो बच्चे हैं उनको गुणात्मक शिक्षा दे सकें और उनको कैसे रिसर्च के लिए, क्वालिटी रिसर्च के लिए प्रेरित कर सकें, जिससे कि हम लोगों को विदेश से जो टेक्नोलॉजी आयात करना पड़ता है उसमें को घटाना होगा और अपना टेक्नोलॉजी इतना डेवलप समुन्नत करना होगा भाषा के बदौलत, अपने क्वालिटी रिसर्च के बदौलत, जो विश्व में हमारा निर्यात बढ़े। धन्यवाद। आप सारे लोग को शुभकामना, होली की भी शुभकामना है। आगे होली है, हम लोग चाहेंगे सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। और राजीव जी और पराशर जी ये सब दिन रात लगे हुए हैं, मेरी शुभकामना है इनको सफलता मिले। जिस प्रोग्राम का ये लोग आयोजन कर रहे हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली के सहयोग से, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं जिस कार्य के लिए लंगर सिंह कॉलेज को चुने। हम सब मिलकर बच्चे को कैसे 8 घंटा रोज पढ़ा के ऐसा बन। गीत गाते, झूमते, नाचते, लाल और केसरिया निशान लिए भक्तों का रेला जिधर से गुजरा, राहगीरों की भीड़ ठहर सी गई। ऐसा लगा मानो मुजफ्फरपुर की धरती पर खाटू धाम उतर आया हो और भक्त बाबा श्याम के रंग में रंग कर गोपियों की तरह नाच रहे हो। रंगोली फागुन महोत्सव के 11वें दिन सोमवार को मुजफ्फरपुर क्लब परिसर से भव्य श्याम निशान शोभा यात्रा निकाली। कंपनी बाग, टावर चौक, पंकज मार्केट, गर्भस्थान रोड, शाहू पोखर सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा श्याम मंदिर पहुंची। इस दौरान भक्तों की उमंग और मस्ती देखते बनी। शोभा यात्रा में आगे घुड़सवार और पीछे मनोहारी झांकियां और बैंड बाजे के साथ भक्तों का कारवां चलता रहा। सबसे पीछे रथ पर बाबा का शीश विराजमान रहा। जगह जगह श्याम भक्तों का स्वागत किया गया। लोग फूलों की बारिश करते रहे। गुलाब जल और इत्र की फुहारें भी छोड़ी जाती रही। बाबा की शोभा यात्रा है। बाबा नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। 2000 निशान बाबा को चढ़ाए जाएंगे और तकरीबन श्याम मंदिर की परंपरा लगभग बहुत पुरानी है, लेकिन हमारे मंदिर में जो है ये 15 साल मोटा मोटी हम लोग 15 से 20 साल से बाबा की सेवा निशान चढ़ा के कर रहे हैं। किधर से गुजरेगा अभी? ये शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए यहाँ से निकलेगी। टावर चौक होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर, उसके बाद सोनार पट्टी होते हुए हरिसभा चौक होते हुए कल्याणी मोती जी होते हुए इस्लामपुर लक्ष्मी नारायण होते हुए वापस श्री श्याम मंदिर प्रांगण पहुँचेगी। उत्साह रहता है भक्तों में, मतलब इस दिन का इंतजार रहता है। भक्तों में इस दिन का इंतजार रहता है और सभी भक्त साल भर इसके लिए प्रतीक्षा करते हैं कि कब बाबा का निशान का उत्सव आएगा और कब हम लोग बाबा को निशान अर्पित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।